नमस्कार, मैं हूं अंकुर सिन्हा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस का खास कार्यक्रम देश का मिजाज। लगातार हम दिखाते आए हैं कि किस तरीके से लोगों की सोच है चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे अन्य जगहों की बात करें, तो लगातार क्या देश का मिजाज कह रहा है हम दिखाते आ रहे हैं। इस वक्त हम रांची के मोराबादी में हैं और यहाँ पर कई लोग मॉर्निंग वॉक करने आए हैं और जानेंगे एक एक करके देश का मिजाज क्या कर रहा है। कल जिस तरीके से बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, क्या लगता है आपको कि अब जनता बीजेपी की ओर जा रही है या? देखिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो सिर्फ वो दिखावा है। हम लोग के जो यहाँ पे मेन मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, इस सब पे उनका कुछ फोकस नहीं रहता है और सब झूठ मूठ का मोदी का वादा, मोदी का वादा। मोदी कहाँ से अपने पास से पैसा लाता है? वो देश का पैसा से कहीं इधर उधर बर्बाद करता है। खाली अडानी, अंबानी, इसी सब को ध्यान दिया जाता है और गरीब तक पे देखिए कि कितना गरीबी है। और महंगाई के बारे में उसका कुछ नहीं बोला, गरीबी के बारे में कुछ नहीं बोला, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो ये सब का भी होना चाहिए था। कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तो उसमें क्या कुछ मिला था आपको, कुछ खास ऐसा कि आम लोगों के लिए है? देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो में जो दिया हुआ है, अभी पूरा पढ़े नहीं है, फिर भी उसमें है कि 10 करोड़ युवा को रोजगार देना है और जो बेरोजगार है उनको कुछ भत्ता देना है। और वो मतलब टॉप लेवल के सबको, सिर्फ दो ही आदमी को नहीं देखेंगे, वो पूरा एकदम समाज को देखेंगे, समाज को लेके चलेंगे। उनका वो रहता है कि सबको लेके चलना और एक ही आदमी को नहीं देखना। तो ये रहता है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। सर, क्या लगता है आपको कि जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, कांग्रेस ने भी कर दिया, बीजेपी ने भी कर दिया, क्या लगता है भरोसा किस पर होगा? देखिए, जहाँ तक आप मैनिफेस्टो का सवाल पूछे, मैनिफेस्टो कोई ना पढ़ता है ना मैनिफेस्टो से कोई मतलब रखता। मैनिफेस्टो से कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। इतना खाली जानिए कि लोकल इशू जो होता है उस पर लोकल आदमी अपना डिसीजन लेता है। जैसे कि आप बंगाल में जाइएगा, झारखंड में देख ही रहे हैं आप, यहाँ लोकल इशू अलग है, आपका बंगाल में लोकल इशू अलग है, उड़ीसा का अलग है। तो लोकल इशू पर आदमी अपना वोट देता है और उसी के ऊपर अपना विचार बना लेता है। उसको ये नहीं समझ में आता है कि एमपी इलेक्शन अलग है और आपका विधानसभा का इलेक्शन अलग है। वो सोचता है कि सरकार बनाना है तो हमारा इशू को सॉल्व हो जाना चाहिए, इसी पर वोटिंग होता है। मैनिफेस्टो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, जहाँ तक आप चुनावी प्रचार का देखिएगा, तो चुनावी प्रचार में हमको ये लग रहा था कि नेशनल पार्टी अगर कहिएगा तो दो ही पार्टी नेशनल पार्टी है, एक कांग्रेस एक बीजेपी। दूसरा जितना पार्टी है सब लोकल पार्टी है। भले 20 सीट ले आए, कोई 30 ले आए, कोई 15 ले आए, ये लोकल पार्टी का मतलब है। लेकिन गठबंधन को आना था तो और जोर शोर से और तैयारी के साथ आना चाहिए था, क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस जो है अपना इमेज खराब कर लिया। इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो नेशनल पार्टी था, उसको थोड़ा दबदबा बना के और तब अपना जो सीट शेयरिंग था उस पर फोकस करना था। लेकिन वो नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस तो सब जगह लूजर के तौर पर या बी टीम के तरफ से खेल रहा है। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है, माने ये सब बोला जाता है सबके। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है और यहाँ पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस एज अ लूजर काम कर रही है, तो एक यहाँ पर कांग्रेस सपोर्टर भी हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माने जहाँ पे सबको, कांग्रेस का ये रहता है कि सब पार्टी को वैल्यू देना। ये नहीं छोटी पार्टी है तो उसको लात मार के निकाल दिया जाए, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कांग्रेस सबको वैल्यू देता है और सबको लेके साथ चलता है। तो लेकिन अभी तक रांची लोकसभा सीट से उम्मीदवार अभी तक नहीं घोषित किया गया है। आपस में ही ऐसा पता चल रहा है कि अंदर खाने में काफ़ी मतभेद चल रहे हैं। रामटहल चौधरी, सुबोध कांसा है। नहीं, तो ये सब सॉल्व हो जाएगा। दिल्ली में मीटिंग हो रही है तो कल 10 सीट का फाइनल हुआ, तो फेज वाइज हो रहा है और रांची का लोकसभा का चुनाव बहुत बाद में होना है, इसलिए उसके लिए अभी बहुत समय है। तो अभी सब मंथन चल रहा है सबके साथ। अच्छा सर, प्रत्याशी जो उतारे जाते हैं, तो क्या प्रत्याशी को देख करके आप लोग वोट देते हैं या जो राजनीतिक पार्टी को देख करके आप लोग वोट देते हैं? देखिए, प्रत्याशी तो एक बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि देखिए प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि लोगों को बीच में जानना चाहिए कि मेरा प्रत्याशी कैसा है।
किस टाइप का लोग है जो हमारे बीच में आके कुछ काम कर सके या उस समय कभी कुछ बोल सकूं, कुछ अपनी जो भी बात है। हमारे देखिए सबसे बड़ी इश्यू होती है बेरोजगारी की। यहाँ पे बेरोजगारी तो बहुत काफ़ी बढ़ी हुई है। मोदी का कहना है कि पकौड़ा बेचो, ये पकौड़ा बेचने से आज हमारे बच्चे लोग पढ़ के बाहर में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद आके पता चल रहा है कि कोई नौकरी है ही नहीं। वो लोग, हम लोग भी, गार्जियन लोग भी बेतहाशा हो जाते हैं। हम लोग तो इधर उधर से पैसा जुगाड़ करके किसी तरह ट्यूशन फीस भरते हैं, और आजकल का जो ट्यूशन फीस है इतना महंगाई है कि लाखों में जाते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। लास्ट में आके बच्चे लोग बैठ जाते हैं। महंगाई तो चरम सीमा पर है। मेरा ये कहना है कि सरकार चेंज होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब चेंज होगा तो फिर दूसरे को भी बल मिलेगा काम करने की। हाँ, इस करने से ऐसा होता है, पब्लिक के बीच में ये काम करने से ऐसा होता है। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार बदलनी चाहिए, सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए सरकार। देना चाहिए, क्या लगता है? हाँ, एक बार मौका तो मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? कांग्रेस को भी मिलना चाहिए, क्योंकि 10 साल ही किया। 10 साल में ग्राफ तो बहुत आगे गया है, मगर थोड़ा मौका मिलना चाहिए कांग्रेस को भी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को मौका मिलेगा तो बहुत कुछ में बदलाव आएंगे? आ सकता था, लेकिन आप जो ट्रेंड देख रहे हैं जैसे बंगाल में, तो वहाँ कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट दिया जा रहा है। क्या कांग्रेस 2 सीट लायक है? आप ही बताइए। झारखंड में क्या कांग्रेस 3 सीट या 4 सीट लायक है? या दूसरी जगह भी देखिए, कांग्रेस का इतना पोजीशन खराब कर दिया। हमको कहना यही है कि जब कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे सब लोकल पार्टी जुटा है, तो कांग्रेस को तो कम से कम थोड़ा ज़्यादा सीट मिलना चाहिए ना, तभी ना कुछ कर सकेगा। अब कांग्रेस मान लीजिए अगर सत्ता में आ भी जाए तो उसका दबदबा रहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आपका कहना है कि आपस में ही इन लोग में, आपस में ही इन लोग जो बना है इंडी गठबंधन, तो इंडी गठबंधन को और थोड़ा अपना प्लानिंग के साथ और थोड़ा सा और कांग्रेस को थोड़ा सा और कंट्रोल में रखना चाहिए था लोकल पार्टी को। ये नहीं रख पाया वो, ये उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोकल पार्टी ज़्यादा हावी हो जाएगा इलेक्शन के बाद भी। अभी तो है ही है हावी, और इलेक्शन के बाद और हावी हो जाएगा। तो कांग्रेस अगर सत्ता में आ भी जाए तो करेगा क्या? वो कोई डिसीजन ले पाएगा अपने? अगर उसका 50 सीट रहेगा तो क्या कर पाएगा? ये इनका कहना है कि कांग्रेस अगर आ भी जाती है तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि इंडिया गठबंधन में है। तो क्या लगता है आपको कि अगर वाकई में कांग्रेस को मौका मिलता है, इंडिया गठबंधन को मौका मिलता है, तो क्या आपसी मतभेद होंगे? अगर होंगे तो कैसे इसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, और जो आम लोग हैं वो कैसे जो है इसमें रह पाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो ऐसे लोग को सिलेक्ट करके गठबंधन बनाया जाएगा जो कि उनकी बातों को सुने समझे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि अगर हम बना देते तो उनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन ये जरूर है कि गठबंधन की सरकार ही बनेगी तो बहुत अच्छा से चलेगी। लोगों का ऐसा विचार है, और मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा गठबंधन की सरकार बनने से। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी। क्या लगता है भैया आपको? आप भी वोटर हैं, इस बार आप यूथ हैं, युवा हैं, क्या लगता है आपको कि क्या इस बार चुनाव में होने वाला है? आप लोग क्या सोचते हैं? मेरे अनुसार से तो यही है कि बीजेपी ही 100% आने वाली है, और गठबंधन का सरकार का मैं शुरू से विरोध करता हूं। इसका परफेक्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, एनडीए सरकार। अटल जी जैसे आज तक नेता इंडिया को नहीं मिला, लेकिन एनडीए के पास फुल बहुमत नहीं थी, वो मिली जुली सरकार थी। तो अटल जी चाहते हुए भी देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे। तो मैं बस देश की जनता को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से बीजेपी को फुल बहुमत दीजिए, ताकि किसी भी पार्टी से उनको एक सीट के लिए भी हेल्प ना मांगना पड़े। उसके बाद आप देखिए कि फुल बहुमत के बाद इस बार जो काम होगा बीजेपी का, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में देश का नाम को अचीवमेंट के लेवल से ऊपर तक लेके जाए। कहना है कि अभी फिलहाल वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है उसमें ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं। हुआ है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे कि आपको मैं एक मेडिकल टर्म से आपको समझाना चाहूँगा। अगर आपके पास घाव हुआ है हाथ में, आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर पहले घाव को ठीक करेगा। उसके बाद जब घाव ठीक हो जाएगा तब आपको वो एक क्रीम देगी डॉक्टर, जो कि घाव का जो दाग है वो दूर जाए। लेकिन इंडियन पब्लिक क्या सोच रही है कि मोदी जी जो आ गए हैं, डॉक्टर हैं, बीमारी ठीक करेंगे तो डायरेक्ट दाग ठीक कर दे। अरे भाइयों, पहले मोदी जी घाव ठीक कर रहे हैं, अब इस 5 साल में दाग ठीक करने का बारी आएगा।
तो अगर आप इस बार मोदी जी को नहीं लाएं तो जो दाग ठीक करने के लिए वो क्रीम लगाएंगे वो नहीं लगा पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप ही का नुकसान होगा। तो मैं देशवासियों से ये जरूर कहूंगा, खाली दाग रह गया है बस। बस केवल दाग तो रहेगा। क्या लगता है कि दाग रह गया है तो ये कांग्रेस दाग मिटाएगी? ये जो दाग की बात हो रही है, ये दाग का तो खैर है ही नहीं। 10 साल तक आप काम किए, उसका बाद आप क्या लिख के लाए हैं कि आप हमेशा रहिएगा? 1947 का आप बात कर रहे हैं कि 47 तक, माने क्या सब प्रोग्राम दे रहे हैं कि आप हमको 47 तक रखिए, आप अजर अमर हो के आए हैं, दूसरा कोई नहीं रहेगा। लोग आपका ये राजशाही है क्या कि आप जब आ गए बैठ गए और एक ही आदमी देश चलाएगा क्या? और इतना जो क्यों पहले का संविधान बना हुआ है, अलग अलग सबको अधिकार दिया जाता है, राज्य को अलग, केंद्र को अलग, तो इसका कोई मायने नहीं है, एक ही आदमी देश चलाने का है। मतलब मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एक ही आदमी देश कहाँ चला रहा है, चला तो रहा है देश के जो लोग चुने हैं, मोदी जी। तो उनको आप एक आदमी केवल मोदी को देख के कि मैं मोदी विरोधी हूँ तो आप बीजेपी के या फिर सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि एक देश ने अगर कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, देश को अच्छे से संभाल रहा है, मान लीजिए किसी घर में 3 लड़के हैं, अगर तीनों में से कोई एक बेटा अच्छे से घर को संभाल रहा है तो क्या बाप का काम है क्या? नहीं बेटा, तुम अच्छे काम कर रहे हो लेकिन नालायक को भी मौका दो, वो देश वो घर संभालेगा। पता चलेगा नालायक को मौका दे दिया जाए तो घर बर्बाद हो जाएगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। आप जो बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि अच्छा से चला रहे हैं, ये बताइए कि अभी जो अग्निवीर का जो मतलब सेना में जो भर्ती हुआ, सेना 22 साल के बाद वो लोग जो है 5 साल के बाद वो लोग रिटायरमेंट कर जा रहा है, उसके बाद वो लोग क्या करेगा? नहीं, उसके बाद वो क्या करेगा? और मोदी जी बोल रहे हैं कि अभी उनका 72 ईयर्स हो गया है और बोल रहे हैं कि एक बार और मौका दो, और 27 साल के बच्चों को आप रिटायरमेंट कर दे रहे हैं। वो घर में जाकर बैठ के क्या करेंगे? क्या मतलब घास छिलेंगे? इसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। मोदी जी जो अग्निवीर सेना लाई, हाँ मौका दे रहे, ये अग्निवीर जो लाई है मेरे हिसाब से इंडिया के लिए बेस्ट प्रपोजल है। क्योंकि आज के युवा क्या हैं, मैट्रिक दिए, इंटर दिए, कुछ गलत संगत में आने के चक्कर में कुछ गलत चीज़ें में चल जाते हैं, और या फिर एक अपना रिक्वायरमेंट होता है कि कुछ पैसा कमाए। हर युवा में जोश होता है कि एक 18-19 साल के बाद लगता है कि मैं कुछ कमाऊं, कुछ पैसा करूं। तो आज मोदी जी उनको आर्मी में ले रहे हैं, 4 साल आर्मी का डिसिप्लिन मिलेगा आपको। होता है कहीं नहीं, देख अपवाद हर जगह है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आर्मी मैन जैसा डिसिप्लिन व्यक्ति कोई नहीं होता है। और आर्मी मैन में ये कहा जाता है कि 99% चांस है कि वो गलती नहीं करेगा, जो भी करेगा अच्छे करेगा। 4 साल के बाद इन्होंने बोले वो क्या करेगा? 4 साल के बाद मोदी जी उनको रिटायरमेंट दे रही है। क्यों दे रही है? 4 साल आपने युवा जोश के साथ देश का सुरक्षा दिया, आपने ट्रेनिंग लेके अपने आप को मजबूत बनाया। उसके बाद बता रहा हूँ, 4 साल के बाद मोदी जी तो ऐसे नहीं बोले कि अब केवल रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद उनको पेंशन फंड के रूप में एक मोटा रकम दिया जाएगा। एक मोटा रकम लेके जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, 4 साल तक फौज में काम किया है, पूरा इंडिया का टूर कर चुका है, देश संभाल चुका है, सब कुछ समझ चुका है, उसको अगर मिनिमम अगर 5 लाख रुपया ही, हम बड़ा अमाउंट नहीं बोल रहे, 5 लाख रुपया ही दे के अगर युवा को बोला जाए जो फुल ट्रेंड है कि जाओ तुम अपना रोजगार करो, क्या वो भूख मरेगा? नहीं मरेगा। और अगर 5 लाख लेने के बाद भी वो भूख मर रहा है तो भैया करोड़ों दे दो, लोग डुबा के खा ही जाएंगे। कह रहे हैं कि लोग डुबा के खा जाएंगे। तो एक चीज बताइए, आज के डेट में जो आप बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपया रिटायरमेंट के बाद देंगे, तो वो 5 लाख का वैल्यू आज के डेट में क्या है? हम कहते हैं कि अगर मालिक, देखिए एक सेकंड, आप बोले आपको समझ गया, वैल्यू का बात नहीं है, वैल्यू का बात नहीं। 5 लाख रुपया एक बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन एक छोटा अमाउंट भी नहीं है। अगर 5 लाख रुपए से अगर कोई चाहे सिंपल राशन दुकान खोल सकता है, और राशन दुकान खोल के सबको राशन दुकान खोलना और पकौड़ा बनाना और चाय बनाना यही करने के लिए करने एक मिनट बोल रहे हैं, का सुनिए 2 लाख रुपया वेतन लेके किसी का गुलामी करने से अच्छा है कि अपना मालिक रह के हम पकौड़ा बेचें। ये कोई तर्क नहीं हुआ, ये कोई तर्क नहीं हुआ। बिजनेसमैन भी- बनिए, लोगों को रोजगार देने। आदमी बोलता है हमको नौकरी दो, नौकरी दो। अच्छा। अरे नौकरी देने वाले बनिए। नौकरी दीजिए तो लंबा समय के लिए ना दीजिए, क्या 5 साल के 4 साल के लिए दीजिएगा? होगा ना, देखिए अगर सुनिए, अगर लोग अपना स्टार्टअप योजना करते हैं तो जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको अगर मान लीजिए रांची में ही आज के डेट में अगर 100 स्टार्टअप खुलेगा तो कम से कम 100 रोजगार तो जरूर बढ़ेगा।
क्योंकि हर स्टार्टअप को 6 महीने के बाद एक एम्प्लॉय चाहिए होगा। मतलब 6 महीने के बाद 100 रोजगार जनरेट हो रहे हैं। मतलब स्टार्टअप से केवल उनका ही तरक्की नहीं हो रहा है, एक ऐसे जो अनपढ़ हैं, जो अपना स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी एक रोजगार बढ़ रहा है। लेकिन लोगों यहाँ पर क्या है धारणा, जो करेगा सरकार करेगा, जो करेगा नहीं। अरे भैया, अपने से लोग क्या करते हैं? आज के डेट में मोहल्ला का ही ले लीजिए, मैक्सिमम मोहल्ला में घुस जाइए, नाली में आपको कचरा दिखेगा। अरे भैया, और छोड़ दीजिए, दूर का बात छोड़ दीजिए, अपने जो बाउंड्री है, आपका जो 4 कट्ठा का मकान के बाहर का बाउंड्री है, उस नाली का हालत देखिए। आपको 90 में से 100 में से 90 घर का नाली गंदा मिलेगा। 10 घर के ही लोग हैं जो अपने दरवारी के सामने वाला नाली साफ करते हैं। तो जो लोग का मेंटलिटी ये है कि मेरा घर का नाली जिसमें कचरा हम डाले हैं, सरकार आके साफ करे, वो देश का भला क्या सोचेगी? ये पॉइंट वाली बात है कि डिपेंडेंट, इनका कहना है कि हम डिपेंडेंट हो गए हैं। अच्छा, कोई ज़रूरी है? यहाँ पे इतना आदमी रोजगार स्टार्ट करता है, सब ऊपर ही चला जाता है, सबका लोन हो जाता है। एक चीज स्टार्टअप करने में खर्च कितना होता है आपको पता चलेगा। आप अपना ऑफिस नौकरी का क्या, नौकरी का क्या है बताइए? स्टार्टअप शुरू करने में के लिए 20,000 रुपये काफी है, बता रहा हूँ। कहाँ से आएगा 20,000? कैसे 20,000 कहाँ से आएगा? आज के डेट में 99% यंगस्टर जो नौकरी चिल्ला रहे हैं, उनके पास 15,000 से नीचे का मोबाइल फोन नहीं होगा। आप उस मोबाइल फोन को बेच के अपना रोजगार करिए। देखिए, बेचने की बात कर रहे हैं, क्या है? अपना सब सामान बेच करके। आप बोल रहे मेरा पैसा नहीं है, मैं कहाँ से करूँ? 15,000 का स्मार्टफोन लेके यूट्यूब देखने के लिए, फेसबुक देखने के लिए पैसा है, लेकिन अपना काम करने के लिए सरकार दे पैसा तब मैं काम करूंगा। ये कोई बात हुआ? तो सरकार तो देने के लिए खोज रहा है ना। आपका मोदी इतना लिखा है कि इतना को देंगे, इतना को ये करेंगे, पैसा डुबाएंगे, सारा कर रहे हैं। और 15,000 रुपए का जो मोबाइल बोल रहे हैं, क्या 15,000 नहीं हो रहा है? यहाँ पर मोदी का विरोध हो रहा है। अगर सरकार और देश का बात होगा तो लोगों को समझ में आएगी। लेकिन इंडिया में क्या है, अभी बात सरकार की नहीं होती है, सरकार चलाने में जो व्यक्ति खड़ा है या बैठा है उसके बात देखते हुए होती है। सरकार के आदमी है जो सारा चीज करेगा, वही तो बोले ना कि ये तो एक आदमी का बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड लीजिए, आपका छापा पड़ेगा। आप कुछ दिन पहले देखिए, अरबिंदो फार्मा का क्या शेयर का दाम था, 600 रुपया शेयर का दाम, वो 6 साल तक था, समझे। वो 50 करोड़ रुपया वो बीजेपी को चंदा दिया, आज उसका रेट देख लीजिए 1200 रुपया है। क्या किया था उसका? पूरा नकली दवा का क्या कारोबार था। और अभी जो देख लीजिएगा आपका पूरा फंड, अरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के दिया है वो बीजेपी को, वो इतना पूरा सब जगह चल रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, खाली बोले जा रहे हैं और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का ही बात कर रहे हैं। और उसके बाद वही चंदा ही हुआ ना। और उसके बाद आपको ये देखिए, वैक्सीन का पैसा इतना 140 करोड़ इंटू 250 रुपया करके वैक्सीन का पैसा दे दिया गया। वो वैक्सीन जो आया कोरोना का, सारा बर्बाद हुआ। और उसके बाद वो जाके 750 करोड़ का ले लिए, घर लंदन में शिफ्ट कर गए। तो ये क्या बढ़ावा नहीं रहा? इसमें क्या करना है? देखिए, इंडिया का मेंटलिटी मैं यहाँ समझाना चाहूंगा वैक्सीन के ही पॉइंट से। ये वैक्सीन के बोले तो थैंक यू अंकल, आपको हमको याद दिलाए। आज वैक्सीन जो मोदी जी 2 तरीके से मार्केट में जारी किए थे, एक पेड, एक फ्री। मैंने भी देखा है, और मैक्सिमम लोग जो कैपेबल थे कि 250 रुपया दे के भी वैक्सीन लगवा सकते थे, वो ने भी फ्री में जाके लाइन लगवाया। तो ये तो मेंटलिटी है कि फ्री मिलेगा, मेरे पास पैसा रहते हुए भी मैं फ्री में ही लाइन लगे खड़ा करूँगा। लेकिन ये नहीं सोचे कि भी अगर फ्री में मोदी जी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश पर लोड बढ़ रहा है। आज मैं वो 250 रुपया वैक्सीन खुद पर जो नहीं कर सकते हैं, जो परचेज नहीं कर सकते हैं, वो लोग फ्री सेवा लेते हैं। कुल मिला के दिया गया था उसको 140 करोड़ रहते हैं। तो आज ये जो बहुमत और ये सरकार का इंडिया का सारा आदमी मर जाता, नहीं मरता। लेकिन जितना क्विक एक्शन के साथ मोदी जी ने डिसीजन लिया, इतना क्विक एक्शन के साथ डिसीजन लेने में हम बोलते हैं कि किसी भी सरकार में नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर कि आम जनता जो है वो वैक्सीन में ही रह गए हैं। और कोई जो मेन मुद्दा है, जो अपना मुद्दा है, जो अपने बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, वो मुद्दा कहीं नहीं देखने को मिलता है। देखिए, एक्चुअली वर्ल्ड वाइड भी थोड़ा हम लोग को सोचना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड भी अगर देखिएगा ना,
तो थोड़ा सा कंपैरेटिव में जाना पड़ेगा। अगर हम हर समय यही सोचे कि हमें सरकारी नौकरी ही करना है, दूसरा नौकरी को हम नौकरी मानेंगे ही नहीं, तो थोड़ा दिक्कत है। क्योंकि आपको जब तक ये आपको सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी नौकरी का अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो ये देश चलना मुश्किल है। 140 करोड़ को संभालना भी थोड़ा सोचने की बात है। पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है हम लोग के पास। आज तो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री तो इंडिया ही है ना, चाइना को भी हम लोग क्रॉस कर गए। और इसको इतना एम्प्लॉयमेंट देना प्रॉब्लम तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है और कुछ मुद्रास्फीति का भी यह है आपका। अब देख ही रहे कि महंगाई बढ़ रहा है, प्रॉब्लम तो है, इशू है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सोचना है कि हम लोग एक ऐसे देश में हैं जहां आबादी थोड़ा ज़्यादा है और सबको तो सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ कंपटीशन हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सरकारी नौकरी ले सकेगा वो लेगा, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी अच्छा पेमेंट दे रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, खाने पीने के लिए दिक्कत भी नहीं है, सामान भी आपके पास उपलब्ध है। और एक चीज़ ये भी सोचना पड़ेगा हमको कि चाहे कितना भी विपत्ति आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, आपको कभी आपको ये नहीं महसूस होगा इंडिया में कि आपको फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, आपको खाने पीने का सामान की कमी हो गई। इसकी बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है, एक पहला बात। और दूसरा है कि थोड़ा हम तो ये सोचते हैं कि 140 करोड़ है ना, तो आप अगर ऐसे एनालिसिस कीजिएगा, कुछ दिन पहले तक भी हम देखे थे कि आपको 10,000 आदमी में एक पुलिस होता था। यही डाटा कुछ दिन पहले का भी था। तो आप सोचिए कि कानून व्यवस्था को थोड़ा कड़ा करके नहीं रखेंगे, या कानून व्यवस्था को अगर हम ठीक नहीं रखेंगे, क्या हम फ्रीली कुछ कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास तो वो फोर्स नहीं है। देखिए, ये क्या होता है कि कहीं कुछ घटना हुआ तो हम अपना डिप्लॉय कर देते हैं, वहाँ पर आर्म्स फोर्स सब कुछ डिप्लॉय करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं सिचुएशन। लेकिन सब जगह अगर हंगामा हो जाएगा तो कैसे होगा, कैसे चलेगा? तो थोड़ा सा जैसे इन्होंने कहा ना कि अग्निवीर वाला जो इन्होंने बात कहा, तो उसमें हमको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आदमी को डिसिप्लिन भी तो सिखाया जा रहा है। अब डिसिप्लिन सीखना भी तो ज़रूरी है, यहाँ इनडिसिप्लिन तो है ही है। इसमें तो आप खुद ही देख लीजिए ना, यहाँ पे 2 दिन पहले हम लोग ने कैंप लगाया था जो पॉलीथीन के विरोध में, क्या हो गया? हम वैसा कैंप लगा देने से हो जाएगा? अब देख ही रहे हैं पॉलीथीन का धड़ल्ले यूज हो रहा है कि इतनों भी कड़ाई कर दीजिए, जिस दिन कड़ाई होता है उस दिन पॉलीथीन गायब हो जाता है मार्केट से, दूसरा दिन से फिर पॉलीथीन यूज हो जाता है। तो थोड़ा सा तो डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि देशभक्ति तो थोड़ा दिखाना ही पड़ेगा। ये सब बातें हैं। और ये चीज़ भी है, एक चीज़ और भी है, ये बात कुछ हद तक इन्होंने भी कहा कि अपोजिशन को भी मौका मिलना चाहिए, हम सहमत हैं इससे, अपोजिशन को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि भाजपा जो काम कर रही है, जो काम हुआ है उसका आलोचना भी नहीं करना चाहिए, उसका भी थोड़ा सा कम से कम पॉजिटिव वे में भी सोचना चाहिए। जो काम हुआ है उसके बाद लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये तो भाई आप इतना बड़ा इलेक्शन का अभी शुरू होने वाला है, इसी महीना से शुरू हो रहा है, तो जो पब्लिक चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको देगी, है ना। और जो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जो भी जीत के आए बाकी सबको उसको मान लेना चाहिए। ये नहीं कि आज अगर मोदी जी आ जाए, मान लीजिए 3rd टर्म के लिए मोदी 3 आ गए, पार्ट 3, तो बाकी सबको मान लेना होगा कि पब्लिक यही चाहती है। अगर मोदी 3 नहीं आते, मान लीजिए गठबंधन ही आता, तो बाकी सबको ही मान लेना पड़ेगा कि भाई गठबंधन ही एक्सेप्टेड है, भाई पब्लिक यही चाहती है। हमको ये चीज़ ज़्यादा देखना है कि जो इलेक्शन जीत के आएगा सरकार उसकी बने और शांतिपूर्वक 5 साल चलाए, शांतिपूर्वक चलाए, क्या उसको चलाने देना चाहिए। जिसका भी सरकार बने उसको फुल सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो काम अच्छे से कर पाए। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दा उठाऊंगा कि यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम है कि इनकम कम है, रोजगार नहीं है। रोजगार और इनकम के लिए शिक्षा सबसे बड़ा पॉइंट होता है, सबसे बड़ा हथियार है, जिससे आप अपना इनकम भी बढ़ा सकते हैं, अपने आप को रोजगार दे सकते हैं और 4 आदमी लोग को भी रोजगार दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का इतना ख़राब है क्योंकि यहाँ के जो सरकारी टीचर हैं वो भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ना पढ़ा के प्राइवेट में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पढ़ाई पे भरोसा नहीं है। तो आज अगर सरकारी स्कूल का शिक्षा सही हो जाए तो प्राइवेट स्कूल का जो महामारी है, जो लूट है, वो बंद हो जाएगा और जो गरीब लोग हैं
वो लोग भी शिक्षित होंगे और उनको सही शिक्षा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई विरोध नहीं है। आज हाँ, मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सरकारी नियम हो जाना चाहिए कि जितने भी सरकारी टीचर हैं उनका बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपका जॉब रिजाइन देना होगा। प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं तो आप पहले रिजाइन मारिए, उसके बाद जाइए, क्योंकि आपको अपने पे जब काबिलियत नहीं है कि मैं एक टीचर बढ़िया हूँ और बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, तो आप दूसरे बच्चों को क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिरी सवाल आप लोग सबसे एक एक सवाल रहेगा सर, जब वो वोट देने जाएंगे क्या कुछ सोच करके जाएंगे, क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी? जब हम वोट देने जाएंगे तो हम तो सबसे पहले यही देखेंगे कि मेरा कैंडिडेट कौन होगा, जो मेरा क्षेत्र में जो ज़्यादा काम किया है। पहले कैंडिडेट को देखेंगे, फिर वोट देंगे। आप क्या कुछ सोच करके जाएंगे, क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी? उम्मीद ये रहेगी कि हम जिसको भी वोट दें वो जीते, और जीतने के बाद हमारे जो भी जिस शहर से हैं, चाहे रांची हो या जहाँ से जो लोग दे रहे हैं वोट, हम तो चाहेंगे कि वो शहर का डेवलपमेंट हो, शिक्षा पे ध्यान दे, बेरोजगारी पे ध्यान दे। और थोड़ा एक बात और बोलना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए ईवीएम से ना होके ये वोट अगर बैलेट पेपर से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा इस बार का वोट। सर आपकी क्या जो है अपेक्षाएं हैं? देखिए, इतना बड़ा कंट्री हम लोग का हो गया 140 करोड़, और उसमें वोटर आप जान ही रहे हैं कितना है। और पहले तो जो उम्र थी वोटिंग की वो भी कम कर दिया गया, तो अभी हमको नहीं लगता है कि बिना ईवीएम का संभव है, मैनुअली उतना संभव नहीं है। लेकिन हमें आस्था रखना है ईवीएम पर, और ईवीएम का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पब्लिक के पास ट्रांसपेरेंसी दिखा देना चाहिए कि भाई तुम देख लो, यही है सिस्टम, इसी सिस्टम में वोटिंग हो रहा है। तो इसको मान लेना चाहिए। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि किसको वोट देना है या क्या देना है, देखिए वोटिंग तो ऐसे पर्सनल, किसको वोट नहीं है? हाँ, वोट लेके जाएंगे तो क्या संकल्प लेके हाँ, क्या संकल्प उम्मीदें रहेंगी? ये जैसे आप ड्राइविंग करते हैं ना, तो आप दूसरे को भी बचाते हैं और अपने आप को भी बचाते हैं। चाहे गाड़ी में कितना भी ट्रबल है आपका, तो आप सोचते, ये तो नहीं सोचते हैं कि हम ठोक देंगे। तो वोटिंग में भी यही है कि मेरा वोट बर्बाद नहीं हो, हम यही सोच के जाएंगे मेरा वोट बर्बाद नहीं हो। आगे आप समझ रहे हैं, खुद समझदार हैं। बर्बाद क्या करना, जो माने अपने लोकल कैंडिडेट को देखा जाएगा और उसी को वोट किया जाएगा, और जो शिक्षा पे ध्यान दे। ये नहीं कि कोई दूसरा पार्टी का है, माने दूसरा का गवर्नमेंट आए तो उसको पलट दीजिए, या कोई भी कितना बढ़िया शिक्षा करा रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो ये सब भी होना चाहिए। मेरा राय तो ये है, मैं अपना राय तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा ये जो राय है ये सबके लिए है कि कृपया इस बार 500 रुपया लेके वोट ना दें, क्योंकि पहले ही आपको वो 500 रुपया दे दिए तो बाद में विकास क्यों देंगे। आपने 500 मांगा, 500 देके वो वोट ले लिए आप, अब आप विकास क्यों मांग रहे हैं? तो विकास के लिए वोट दीजिए, 500 के लिए वोट ना दे प्लीज़। मेरा हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन है देश के वासियों से। चलिए, तो देखा आपने कि रांची की जनता क्या सोच रही है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के, देश का मिजाज क्या है, तमाम चीज़ें आज हम लोगों ने आपको दिखाया है। हम फिर से दूसरे एपिसोड में दिखाएंगे कि देश का मिजाज लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहता है। सगिनवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।